It's very helpful. Yeah, thank you so much. So Okay. whenever we make a prediction, और कोई भी जब इवेंट का प्रिडिक्शन करते हैं तो तीन चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। एक तो प्लैनेट की पोजीशन क्या है उस हाउस के ऊपर, दूसरा दशा कौन सी ऑपरेट हो रही है, और तीसरा हम कहते हैं गोचर का विचार करना या ट्रांजिट में या आज की डेट में जो प्लैनेट की पोजीशन है उसका आपके हॉरोस्कोप के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो तीन चीजें जब हम कंसिडर करते हैं देन वी आर एबल टू मेक सम प्रेडिक्शन और टू प्रिडिक्ट एन इवेंट आल्सो। तो एक तो प्लैनेट की पोजीशन का मतलब ये है कि वो हाउस के ऊपर कौन से प्लैनेट हैं, कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है, उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है और उसके कारक की क्या पोजीशन है। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया। सेकंड एस्पेक्ट होता है कि इसमें दशा कौन सी ऑपरेट हो रही है, और तीसरा जैसे मैंने कहा कि आज की डेट में जो प्लैनेट की पोजीशन है जोडियक में उसका क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके हॉरोस्कोप पर, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट या गोचर का विचार करना कि आज की डेट में जो प्लैनेट की पोजीशन है उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर जो है। और इनको तीनों को इक्वल वेटेज दिया गया, 1/3 1/3 1/3। तो जब भी हम कोई भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे तो हमें तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। और जो अभी तक हमने देखा प्लैनेट के बारे में कि प्लैनेट की पोजीशन, उसके लॉर्ड और कारक की पोजीशन, वो सिर्फ 1/3 रोल है उसका, और उसके बाद है मेन दशा का भी उतना ही रोल है 1/3, और तीसरा जो है वो ट्रांजिट है उसका भी रोल उतना ही है जितना कि प्लैनेट की पोजीशन का है। तो आज हम थोड़ा सा दशा के बारे में बात करेंगे कि जो डिफरेंट दशाएं होती हैं कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ के ऊपर। और हम देखते भी हैं कि प्लैनेट की पोजीशन तो सेम रहती है, वो तो जब आप बर्थ के टाइम जो प्लैनेट हैं वो तो वही रहेंगे, लेकिन लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आते रहते हैं। कभी आप देखते हैं कि लाइफ में आपको बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, और कभी आप देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत अच्छी पोजीशन में है और सडनली आप किसी का भी जो है वो डाउनफॉल हो जाता है और पोजीशन बहुत खराब हो जाती है। तो इसलिए प्लैनेट की पोजीशन तो सेम है, तो नेचुरली अगर हम प्लैनेट की पोजीशन के बेसिस पर ही जाते तो ये सब नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि दशाओं का और गोचर का या ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल होता है या 2/3 रोल होता है, तो इसलिए उनकी वजह से भी जो है हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। और जहाँ तक दशा का सवाल है, हम बहुत जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे दशाओं के सिस्टम हैं, और खास तौर से मैं आई थिंक लेट मी ओपन दैट पीपीटी। तो इंडिया के अंदर हम लोग मोस्टली 3 दशाएं का इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी का मतलब होता है 120 ईयर्स। तो इसमें जो एक दशा का जो साइकिल है that is 120 years. It means dasha will get repeated after 120 years. Secondly, अष्टोत्तरी दशा सिस्टम है। इसमें जो दशा का साइकिल है that is 108 years. तो 108 years के बाद ये दशा रिपीट होती है। और तीसरी दशा होती है योगिनी दशा। योगिनी मीन्स कि उसका साइकिल जो है 36 years है, और 36 years के बाद ये दशा रिपीट होती है। तो इन 3 दशाओं का हम इस्तेमाल करते हैं। पहली जो 2 दशाएं हैं विंशोत्तरी दशा और अष्टोत्तरी दशा, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन नक्षत्रास, नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। लेकिन जो तीसरी दशा है योगिनी दशा, दैट इज बेस्ड ऑन द योगिनी शक्ति। कहते हैं कि तंत्र शास्त्र में 8 योगिनी शक्तियां होती हैं। उनके नाम है मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। And it is said that these 8 योगिनी शक्तिस they govern our destiny. तो ये जो योगिनी दशा है उनके ऊपर 8 जो योगिनी शक्ति हैं उनके ऊपर बेस्ड है। बट जो हम लोग
अभी तक नॉर्थ इंडिया में हम लोग ये विंशोत्तरी दशा का ही इस्तेमाल करते हैं, बट आजकल या पहले से ही जो है साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो अष्टोत्तरी दशा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ जैसे हिली एरियाज है या पंजाब के कुछ रीजन है, उसमें हम लोग योगिनी दशा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में ये कहा जाता है कि जो बेस्ट रिजल्ट हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग विंशोत्तरी दशा। तो विंशोत्तरी दशा का ही ज्यादातर इस्तेमाल अब शुरू हो गया है। हर व्यक्ति विंशोत्तरी दशा का ही इस्तेमाल करता है और उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी इस क्लास में कि विंशोत्तरी दशा क्या है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल दे यूज ओनली दिस विंशोत्तरी दशा एक्चुअली। तो पहली चीज तो यह है कि इसमें जो दिस इज एंटायरली बेस्ड ऑन नक्षत्र, पूरा का पूरा जो है नक्षत्र के ऊपर बेस्ड होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली चीज कि जो भी जन्म के समय आपका नक्षत्र होगा, जो भी जन्म के समय नक्षत्र होगा या मून जिस राशि में होगा, उस राशि के लॉर्ड की दशा ऑपरेट हो रही होगी। जन्म के समय जो भी नक्षत्र होगा, नक्षत्र होने का मतलब है कि मून जिस नक्षत्र में भी होगा, उस नक्षत्र का जो भी लॉर्ड होगा उसकी दशा ऑपरेट होगी। और जो सेकेंडली क्या है कि इस दशा का जो सीक्वेंस है वो वही है जो कि नक्षत्रों के लॉर्ड का सीक्वेंस है। इस दशा का जो सीक्वेंस है एग्जैक्टली वही है जो कि नक्षत्रों के लॉर्ड का सीक्वेंस है। जैसे हमने देखा कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा 9 नक्षत्र पढ़ते हैं। तो इनके जो लॉर्ड है वो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये सीक्वेंस होता है। तो यही जो है इस दशा का भी सीक्वेंस है। मान लीजिए कि किसी की जन्म के समय नक्षत्र का लॉर्ड मान लीजिए कि सन है, तो जन्म के समय सन की दशा ऑपरेट होगी। फिर सन के बाद जो सीक्वेंस है मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, वही दशा का सीक्वेंस यहाँ भी ऑपरेट होगा। तो इसमें हमने 9 के 9 प्लैनेट कंसिडर किए, क्योंकि 9 प्लैनेट को नक्षत्र की लॉर्डशिप भी दी गई। तो वी कंसिडर ऑल द 9 प्लैनेट्स हियर। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो साइकिल है दैट इज ऑफ 120 ईयर्स, और 120 ईयर्स के बाद रिपीट होती है। तो इसमें 9 प्लैनेट को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स असाइन किए गए। 9 प्लैनेट्स को डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स असाइन किए गए, और उसमें से केतु को हमने कहा 7 ईयर्स, वीनस को 20 ईयर्स की दशा होती है जब शुक्र की दशा ऑपरेट होती है, सन को 6 ईयर्स, सन की दशा 6 साल की होती है, मून 10 ईयर्स, मून की दशा 10 साल की होती है, मार्स 7 ईयर्स, मार्स की दशा 7 साल की होती है, राहु 18 ईयर्स, जुपिटर 16 ईयर्स, सैटर्न 19 ईयर्स और मरकरी 17 ईयर्स। तो इस तरह से जो है ये number of years which have been assigned to the each planet, but the sequence will remain the same as the sequence of the lord of nakshatra, that is Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury. यही sequence इस दशा का भी रहता है। हम मान लीजिए कि somebody is running the dasha of Saturn, सैटर्न की दशा ऑपरेट हो रही है, और सैटर्न का भी हमने पीरियड देखा 19 ईयर्स का होता है। या वीनस की दशा ऑपरेट हो रही है, वीनस का जो पीरियड है वो 20 ईयर्स का है। तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट मिलते हैं आपको एक दशा में वो सेम नहीं होते। द रिजल्ट्स कीप ऑन चेंजिंग। जैसे मान लीजिए किसी की सैटर्न का पीरियड 19 ईयर्स का ऑपरेट हो रहा है, तो ये नहीं कि 19 ईयर्स तक आपको एक से रिजल्ट मिलेंगे। या वीनस का पीरियड अगर 20 ईयर्स का है तो आपको 20 ईयर्स तक सेम रिजल्ट मिलेंगे। हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दशाएं का जो पीरियड लंबा होता है, जैसे वीनस मैंने कहा 20 ईयर्स है, सैटर्न 19 ईयर्स है, तो इन दशाओं को हम छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करते हैं। इन दशाओं को छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करते हैं, और जो छोटे पीरियड में हम दशा, जो मेन है पीरियड, उसको हम मेन पीरियड कहते हैं या महादशा कहते हैं हिंदी में। जैसे सैटर्न का 19 ईयर्स है तो कहेंगे सैटर्न का मेन पीरियड इज ऑफ 19 ईयर्स, या सैटर्न की महादशा इज ऑफ 19 ईयर्स।
Now this Mahadasha is further divided into 9 planets. Every Mahadasha is divided into further 9 planets. जैसे मान लीजिए कि सैटर्न की दशा है मेन पीरियड, तो उसमें पहला जो पीरियड होगा वो सैटर्न का होगा, पहला पीरियड उसी का होगा जिसकी की महादशा है। अगर वीनस में हम डिवाइड कर रहे हैं तो वीनस में जो पहला पीरियड होगा वो वीनस का ही होगा। इसी तरह से मरकरी में है तो मरकरी में जो पहला पीरियड होगा वो मरकरी का ही होगा, और उसके बाद सीक्वेंस विल रिमेन द सेम। जो भी नक्षत्र के लॉर्ड का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस ऑपरेट करेगा। तो हमने क्या किया कि एक महादशा को, एक मेन पीरियड जो लॉर्ड की दशा थी, उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड द सेम पीरियड, एंड बाकी का जो है द सेम सीक्वेंस एज द लॉर्ड ऑफ नक्षत्रास। तो इस जो 19 साल की दशा थी, इसको हमने इस तरह से इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इसको हम कहते हैं अंतरदशा। अंतरदशा और वी कॉल इट सब पीरियड। अंतरदशा और वी कॉल इट सब पीरियड, कि हम जो है एक महादशा जो भी होती है उसको हम 9 अंतरदशाओं में डिवाइड करते हैं, और वी कॉल इट सब पीरियड्स। Each main period is divided into 9 sub period, starting from the period of the main period planet. तो सैटर्न की जैसे महादशा है उसको हमने 9 अंतरदशाओं में डिवाइड कर लिया, स्टार्टिंग फ्रॉम सैटर्न एक्चुअली। तो ये पीरियड हम कैसे निकालते हैं कि सैटर्न की महादशा में सैटर्न का जो सब पीरियड या अंतरदशा होगी कितनी होगी, या सैटर्न की महादशा में मरकरी का जो सब पीरियड कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, आप सबके पास सॉफ्टवेयर है तो यू कैन straight away see from that, but many time it happens that you don't have the access of the software, तो उसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं on the tip of your fingers. It's a very easy system कि how do we calculate the sub period into the main period actually. जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है कि सैटर्न की महादशा में मरकरी का जो अंतरदशा है, या यू कैन से इन द मेन पीरियड ऑफ सैटर्न व्हाट विल बी द सब पीरियड ऑफ मरकरी। सैटर्न की महादशा में मरकरी की अंतरदशा कितनी होगी, कितने टाइम का पीरियड होगा। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि जो सैटर्न को नंबर ऑफ ईयर्स असाइन किए हैं विंशोत्तरी दशा सिस्टम में, और जो मरकरी को नंबर ऑफ ईयर्स असाइन किए हैं विंशोत्तरी दशा सिस्टम में, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सैटर्न को हमने 19 ईयर्स दिया, 19 ईयर्स, और मरकरी को 17 ईयर्स दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन है दैट कम्स टू 323। जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास ये नंबर आया, उस नंबर को हम कंसिडर करेंगे, और कहते हैं कि द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, for example here it is 3, the last digit of number is 3, so 3 multiplied by 3, that is 9, so that will give you the number of days. So last digit multiplied by 3 will give you number of days, 9 days जैसे आपने कहा, and whatever digits are left, whatever number is left, that indicates the number of months actually. हम कहेंगे कि in the main period of Saturn, the sub period of Mercury will be 32 months and 9 days. 32 months and 9 days. And 32 months we can write 2 years and 8 months. So we can say 2 years, 8 months and 9 days. 2 years, 8 months and 9 days. And like this we can calculate any sub period in any main period. You can take any. Let's say Venus की महादशा में you have to calculate अंतरदशा of Jupiter. In the main period of Venus, you want to calculate the sub period of Jupiter.
20 into 17. Right. So 320. In the main period of Venus, we want to calculate the sub period of Jupiter. So number of years assigned to Venus is 20. 20 years. 20 into 16. And Jupiter is 16. Yeah. So it comes to 32. 320. 32. Right, 320. 32. So last digit is 0. 0 to, So 0 multiplied by Correct. 3 is 0. 0. And balance left is 32 months. 32 months हो गया. And this becomes 2 years and 8 months. 8 months. सर 8 months कैसे आया, समझ नहीं आया हमें. नहीं, एक साल में 12 महीने होते हैं ना. हाँ. 12 दूनी 24. हाँ. तो 24 महीने के तो 2 साल हो गए. या. और बाकी कितने बचे? 8 महीने बचे ना. या. तो इसलिए 32 months is 2 years and 8 months. तो हम कहेंगे कि जुपिटर का जो सब पीरियड है in the main period of Venus, it is 2 years and 8 months. हाँ जी. Sir, can we do like this? For example, Venus has 20 years. So 20 divided by 120 multiplied with it. That is a long method and it's difficult because it involves a lot of multiplication and division. So that's why I'm telling you a very, very simple method so that anybody can do it and you can just count it on the tip of your fingers also. What you are telling is a method, but that is a long method and that involves a lot of division and multiplication also. वो possible नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है. कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए कि now Saturn is 19 years and Sun is 6 years. 6 years. Sun is 6 years. तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? कितना आया? 114. 114 और लास्ट डिजिट इज 4, तो इट इज 12 days और जो भी बचा वो मंथ हो गया. तो हम कहेंगे 11 months and 12 days. In the main period of Saturn, the sub period of Sun is 11 months and 12 days. Right? तो इस तरह से इस मेथड के द्वारा, it's already in the software, so you need not to calculate, but why I'm telling you, because many time it happens that you have to do it actually. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. अब now the question is, we have the main period and we have the sub period actually. अब क्वेश्चन ये है कि एक महादशा, जैसे मान लीजिए कि let me show you the software. यहाँ आप देख रहे हैं कि जुपिटर का मेन पीरियड है जो सॉफ्टवेयर में, दिस इज ऑफ 16 years और इसको हमने 9 सब पीरियड में डिवाइड कर लिया. 9 सब पीरियड्स में डिवाइड कर लिया और पहला जो सब पीरियड है वो जुपिटर का ही है. पहला जो सब पीरियड होगा वो जुपिटर का ही होगा और जुपिटर के बाद जो सीक्वेंस है वही रहेगा, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, इस तरह से जो है. हमने एक मेन पीरियड को 9 सब पीरियड्स में डिवाइड कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम प्लैनेट. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. नाउ द क्वेश्चन इज, in the main period of Jupiter you are running these sub period, all the sub periods. अब क्वेश्चन ये होता है कि आपको एक पर्टिकुलर दशा और अंतरदशा में किस प्लैनेट के रिजल्ट मिलेंगे. रिजल्ट तो आपको एक के मिलेंगे, दोनों के तो मिल नहीं सकते. और जैसे मैंने कहा कि एक महादशा जैसे सैटर्न होती है तो 19 साल की होती है. 19 साल तक आपके रिजल्ट सेम नहीं रहते, रिजल्ट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं.
रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कि जो मेन पीरियड और सब पीरियड किस किस प्लैनेट के हैं। तो किसी भी दशा में जब जो रिजल्ट होते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो या तो महादशा के होंगे या अंतरदशा के होंगे। रिजल्ट्स विल बी आइदर ऑफ मेन पीरियड प्लैनेट और द सब पीरियड प्लैनेट, या तो महादशा के होंगे या अंतरदशा के होंगे। एक जब महादशा ऑपरेट होती है उसमें जो 9 सब पीरियड होते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक महादशा और अंतरदशा में या तो जो रिजल्ट्स होते हैं या तो मेन पीरियड प्लैनेट के होते हैं या सब पीरियड प्लैनेट के होते हैं। अब क्वेश्चन है किसके होंगे, मेन के होंगे या जैसे मान लीजिए कि जुपिटर तो ठीक है, जुपिटर में सैटर्न चल रहा है। जुपिटर में मान लीजिए कि इस समय जो जिसका भी हॉरोस्कोप है उसका सैटर्न चल रहा है, हम कहेंगे जुपिटर की महादशा में सैटर्न की जो अंतरदशा वो ऑपरेट हो रही है, यही कहेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन है कि whether this person will get the result of Jupiter or the Saturn. Person will get the result of Jupiter or Saturn. रिजल्ट तो डेफिनेटली या तो जुपिटर के मिलेंगे या सैटर्न के मिलेंगे, बट किसके मिलेंगे उसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इन दोनों प्लैनेट में से जो भी प्लैनेट इस हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रिजल्ट आपको उस प्लैनेट के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 जून 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक जुपिटर की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो इस पीरियड में हमें ये देखना है कि रिजल्ट किसके मिलेंगे, जुपिटर के मिलेंगे या सैटर्न के मिलेंगे। तो मैंने कहा कि इन दोनों में से जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा बली होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये जुपिटर में सैटर्न में जरूरी नहीं है कि आपको जुपिटर के रिजल्ट मिलेंगे, नाउ सैटर्न के भी मिल सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि इन दोनों प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ है हॉरोस्कोप में वो कितनी है, और हर हॉरोस्कोप में हर प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ है वो कैलकुलेट होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, षटबल लिखा हुआ है। सैटर्न की 3 है। हाँ, तो षटबल इज बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट कि कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये जो यहाँ लिखा हुआ है रूपास, द यूनिट ऑफ षटबल इज रूपास। रूपास में जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ लिखी हुई है। जैसे आपने देखा सन इज 4.7, this is 7.8, 7.8, 7.7, 8.5.2, 6.9, 6.7, ये स्ट्रेंथ है ऑफ द ईच प्लैनेट। मैंने कहा इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा जुपिटर और शनि में, तो जुपिटर का जो इनका जो दशा है कितनी है, 5.2 स्ट्रेंथ है उसकी, और शनि का कितना है 6.7। इसका मतलब शनि इज मोर पावरफुल देन जुपिटर, शनि इज मोर पावरफुल देन जुपिटर। इसका मतलब जो इस पीरियड में जुपिटर सैटर्न के पीरियड में दिस पर्सन विल गेट द रिजल्ट ऑफ सैटर्न नॉट ऑफ जुपिटर। तो इस तरह से रिजल्ट चेंज होते रहते हैं। एक महादशा में आप देखेंगे कि रिजल्ट्स जो हैं वो डिपेंडिंग ऑन द सब पीरियड दे कीप ऑन चेंजिंग, और जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट आपको महादशा के मिलेंगे या अंतरदशा के मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो कह दिया कि शनि के रिजल्ट मिलेंगे, जुपिटर सैटर्न में हमने कह दिया कि शनि के रिजल्ट मिलेंगे, बट ये पीरियड कितना बड़ा है, 1 जून 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2022 तक, about 2.5 years, about 2.5 years। अगर मान लीजिए कोई इवेंट प्रिडिक्ट करना है आपको, कोई आया मान लो she comes to you and wants to know कि when I will get married actually, और आपने देखा कि जुपिटर और सैटर्न का पीरियड बहुत फेवरेबल है और इसमें शादी हो जानी चाहिए, कि जुपिटर और सैटर्न का जो पीरियड है बहुत फेवरेबल है शादी के लिए और शादी हो जानी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि नेक्स्ट 2.5 साल में शादी हो जाएगी, यही कहेंगे आप कि नेक्स्ट 2.5 साल में इसके हिसाब से शादी हो जानी चाहिए, और जितना आपने कहा कि 2.5 साल में शादी हो जाएगी तो दैट पर्सन विल नेवर कम बैक टू यू,
एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर है कि 2.5 साल 3 साल बता रहा है कि 3 साल में शादी हो जाएगी. पीपल वांट टू नो द एग्जैक्ट डेट. Yes. Purpose of astrology is not to tell you कि 3 साल में काम हो जाएगा. Purpose is to tell you the exact date कि इस डेट में काम हो जाएगा, इस कम से कम इस महीने में काम हो जाएगा, ये तो बता पाओ आप. तो क्या करें हम कि अगर हम 2.5 या 3 साल कहते हैं तो सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, फिर हम प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे. तो हमने क्या किया कि इस जो सब पीरियड था, ये जो सब पीरियड था, इसको फर्दर डिवाइड किया इनटू 9 सब पीरियड. उसको हम कहते हैं प्रत्यंतर दशा. जैसे जुपिटर और सैटर्न का जो ये पीरियड है 2.5 साल का, इसको हमने फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया. यू सी, जुपिटर सैटर्न है, तो इसको हमने अब जो ये जो 2.5 साल का पीरियड था 1 जून 2020 से शुरू होकर 14 दिसंबर 2022 तक, इसको हमने 9 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर 9 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दिया. और इसमें जो पहला पार्ट होगा जहां से शुरुआत होगी वो इससे होगी जिसका कि सब पीरियड है. जिसका कि सब पीरियड है, पहली जो प्रत्यंतर दशा बोलते हैं हम इसको, या सब पीरियड बोलते हैं, वो उस प्लैनेट का होता है जिसका कि सब पीरियड होता है. जिसका कि सब पीरियड होता है. तो हम कहेंगे जुपिटर की महादशा में सैटर्न की अंतर्दशा और सैटर्न की प्रत्यंतर दशा, या जुपिटर की महादशा में सैटर्न की अंतर्दशा और मरकरी की प्रत्यंतर दशा. अब आप देख रहे हैं कि ये जो पीरियड है, इसमें मान लीजिए कि जुपिटर और केतु का पीरियड है, कितना है? 1.5 महीने का है. 1 महीना 26 दिन का है. ऐसे ये 2 महीने का है, ये 2.5 महीने का है. तो ये पीरियड जो है अब छोटे हो गए. ये पीरियड अब छोटे हो गए, जो कि 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 2.5 महीने, इससे ज्यादा नहीं होते. ये पीरियड जो है बहुत छोटे हो जाते हैं. और हम, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने एक महादशा को 9 अंतरदशाओं में डिवाइड किया, एक मेन पीरियड को 9 सब पीरियड में डिवाइड किया, वैसे ही हम एक सब पीरियड को 9 प्रत्यंतर दशाओं में डिवाइड करते हैं. एक सब पीरियड को भी डिवाइड इनटू फर्दर 9 सब पीरियड, उसको हम कहते हैं. तो हमने ये जो जुपिटर सैटर्न का पीरियड था, इसको हमने 9 अंतरदशाओं में डिवाइड कर दिया. इसको हम कहते हैं अंतरदशा. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो हमने कह दिया कि जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो एट ए पर्टिकुलर टाइम या तो मेन पीरियड प्लैनेट के मिलेंगे या सब पीरियड प्लैनेट के मिलेंगे. रिजल्ट विल नॉट डिपेंड ऑन दिस प्रत्यंतर दशा के ऊपर जो है. देन व्हाट इज द रोल ऑफ प्रत्यंतर दशा? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रत्यंतर दशा? फिर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं इसको? जैसा मैंने कहा कि अंतरदशाएं बहुत लंबी होती हैं, लंबा पीरियड होता है. तो जब ये प्रत्यंतर दशा लॉर्ड फेवरेबल होगा, जब ये जिस टाइम भी ये जो प्लैनेट हैं प्रत्यंतर दशा लॉर्ड वाले, ये जब फेवरेबल होंगे उस टाइम आपका काम हो जाना चाहिए. इसका मतलब अभी हमने जो 2.5 साल का पीरियड था उसको हमने 1 महीना 2 महीने में उसको शॉर्ट कर लिया एकदम से, जो है कि अब जो 2-2.5 साल का पीरियड था अब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने में आ गया. क्योंकि जो सब पीरियड जब फेवरेबल होगा तब आपके जो रिजल्ट्स हैं इंडिकेटेड फ्रॉम मेन एंड द सब पीरियड प्लैनेट, दे विल गेट इम्प्लीमेंटेड. एक्चुअली वो रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट हो जाएंगे उस टाइम. तो जहां तक रिजल्ट्स का सवाल है, वो रिजल्ट सिर्फ 2 ही प्लैनेट के हो सकते हैं, एक तो मेन पीरियड प्लैनेट के या सब पीरियड प्लैनेट के. और यही है कि इन दोनों में से जो भी स्ट्रॉन्गर होगा एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में, रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे. प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है. This only helps in the implementation of the results indicated by main and the sub period planets. कि जब ये सब पीरियड प्लैनेट फेवरेबल होगा उस टाइम आपके जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे आपको. जो है जैसे आपने कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट में आपको डिक्री आपके फेवर में हो गई, तो रिजल्ट तो आ गया, रिजल्ट तो मिल गया कि आप मुकदमा जीत गए आप, लेकिन डिक्री लेके आप घूमते रहिए,
जब तक वो डिक्री इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला, फाइनली रिजल्ट तो नहीं मिला उसका। तो वो ये जो सब पीरियड प्लैनेट होते हैं ये वही काम करते हैं, इट हेल्प इन implementing the results indicated by the main and the सब पीरियड प्लैनेट्स। और हम अब कह सकते हैं कि अब 2 महीने में या 1.5 महीने में या डिपेंडिंग ऑन दिस कि ये काम हो जाएगा। तो नाउ द पीपल विल बी सेटिस्फाइड कि अब आपने कहा कि शादी होनी है, शादी आने वाले अक्टूबर नवंबर के महीने में हो जाएगी, इतना आपने कहा, फिर भी ठीक है। और जब हम फर्दर देखेंगे, जब हम ट्रांजिट का बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि देन वी कैन पिन पॉइंट द डेट आल्सो कि एग्जैक्टली किस पीरियड में या किस वीक में या किस दिन जो है वो ये काम होगा, तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो अभी हमने दशा के द्वारा जो है उस पीरियड को 1 महीना 2 महीना कर लिया कि 1-2 महीने के अंदर ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये इनके रोल हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के, कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं या तो महादशा लॉर्ड के होते हैं या अंतरदशा लॉर्ड के होते हैं, और जो प्रत्यंतर दशा लॉर्ड है वो इन रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है कि जब प्रत्यंतर दशा लॉर्ड फेवरेबल होगा उस काम के लिए, तब वो काम आपका हो जाएगा। तो ये तीनों का रोल हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो ये व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है 93 है, 93, राइट। अब 93 आपने यहाँ देखा कि जो नक्षत्र है वो क्या है, मून जो है किस राशि में है, श्रावण नक्षत्र में है। बर्थ के समय मून जो है वो श्रावण नक्षत्र है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और श्रावण नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है मून होता है। श्रावण नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है वो मून होता है। तो इसका मतलब बर्थ के टाइम इस व्यक्ति की जो दशा ऑपरेट होगी वो किसकी होगी, मून की होगी, मून की होगी। और मून के बाद सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी के, तो वो सब चलेंगे एक्चुअली में, बट बर्थ के टाइम जो दशा ऑपरेट होगी वो मून की होगी। अब मून की दशा 10 साल की होती है, मून की दशा 10 साल की होती है। अगर इस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र की शुरुआत में हो, स्टार्टिंग ऑफ नक्षत्र, तो हम कह सकते हैं कि जन्म होने के बाद 10 साल की मून की दशा ऑपरेट होगी, 10 साल की मून की दशा ऑपरेट होगी। लेकिन जन्म तो नक्षत्र के बिगिनिंग में, तो ऐसा तो नहीं 0 डिग्री पर ही होगा। जन्म कैन बी एट एनी टाइम, एनी पीरियड ऑफ दैट नक्षत्र, 13 डिग्री 20 मिनट्स में कहीं भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो नक्षत्र की डिग्री कितनी है, एक नक्षत्र इज ऑफ 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स। तो जो बर्थ हुआ है वो कितने नक्षत्र की कितनी डिग्री है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मून जो है वो श्रावण नक्षत्र में है और उसका 4th पद है। ये 4th पद का मतलब 3/4 ऑफ द दशा हैज ऑलरेडी गॉन। 3/4 जो डिग्री है नक्षत्र की, एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, 6 डिग्री 40 मिनट और 10 डिग्री तक ऑलरेडी जा चुका है। लास्ट का 3 डिग्री 20 मिनट या उससे भी कम बचा हुआ है। ये मतलब हुआ इसका कि अगर बर्थ नक्षत्र के शुरू में होता, जब नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है, तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को पूरे 10 साल की मून की दशा बर्थ के बाद ऑपरेट होगी। बट क्योंकि जन्म नक्षत्र के शुरू में नहीं है, कुछ पोर्शन नक्षत्र का पास हो चुका है, तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देखते हैं डिग्री के हिसाब से कि कितने डिग्री पास हो चुकी हैं, कितने डिग्री बैलेंस है, कितने डिग्री बैलेंस है। और जो भी बैलेंस डिग्री होती है उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इस व्यक्ति को
जन्म के बाद मून का कितना पीरियड भोगना पड़ेगा या कितने पीरियड तक ये दशा ऑपरेट होगी। अब जैसे आपने देखा कि मून का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द श्रावण नक्षत्र हैज गॉन, तो 1/4 से भी कम बचा हुआ है। तो जो आपके कितने थे जो इसमें मतलब 3/4 has already gone, more than 3/4 have already gone। और इसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नक्षत्र के लास्ट डिग्री पर है। तो यहाँ आपने देखा कि जो मून की दशा जो ऑपरेट हो रही है दैट इज ओनली फॉर 3 months, बिकॉज वी आर जस्ट टुवर्ड द एंड ऑफ द नक्षत्र। बिल्कुल नक्षत्र करीब करीब खत्म हो गया है, बिल्कुल नक्षत्र का एंड होने वाला है। तो इसलिए जो मून की दशा, तो क्योंकि नक्षत्र श्रावण है, उसका लॉर्ड मून है, तो बर्थ के टाइम मून की दशा ऑपरेट होगी। बट क्योंकि मून का जो श्रावण नक्षत्र का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जा चुका है, श्रावण नक्षत्र के एंड पर बर्थ हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप देख रहे हैं कि लेस देन 3 months की दशा ही बची है, लेस देन 3 months की ही दशा मून की बची है। तो इसका अर्थ ये होगा कि बर्थ के बाद इस व्यक्ति को सिर्फ 3 महीने की मून की दशा होगी और उसके बाद बाकी दशाएं जो है वो पूरी होंगी। जैसे आप यहाँ देखते भी हैं कि मार्स की मून के बाद मार्स आया 7 साल का, फिर राहु आया 18 साल का, फिर जुपिटर आया, फिर सैटर्न आया, इस तरह से जो है। बट बर्थ के टाइम हम बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा निकालते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द नक्षत्र इन विच द बर्थ हैज टेकन प्लेस, और यू कैन से हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ दैट नक्षत्र हैव ऑलरेडी पास्ड and how many degrees of the nakshatra are balanced. And naturally we are concerned with the balance, क्योंकि balance period के corresponding ही उसको period अभी जन्म के बाद भोगना पड़ेगा। तो जो भी जो balance डिग्री बचती है उसके corresponding proportionate basis पर वो period कितना बचा हुआ है that we calculate, और उसको हम कहते हैं balance of विंशोत्तरी दशा at the time of birth। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ इज ओनली इवन लेस देन 3 months एक्चुअली। या और किसी केस में हम देखें, यहाँ देखिए बर्थ इसका 2003 में हुआ और 2003 में जो नक्षत्र है रेवती है, और रेवती का जो लॉर्ड होता है मरकरी है, जल्दी नहीं, मरकरी है। तो इसका मतलब बर्थ के टाइम मरकरी की दशा ऑपरेट होगी, बर्थ के टाइम मरकरी की दशा ऑपरेट होगी। और आप देख रहे हैं कि जो डिग्री है, ये जो ये मून है, ये नक्षत्र के सेकंड पद में है। तो इसका मतलब जस्ट एक पद खत्म हुआ है और दूसरा पद शुरू हुआ है, वहां पर है। तो इसका जो बैलेंस पीरियड आया 17 साल का, 17 साल की दशा होती है ना, तो ये 17 साल में से सिर्फ इतना पीरियड बचा, ये जो 12 साल का पीरियड करीब देख रहे हैं आप, ये पीरियड बचा है एक्चुअली में, और जो 4-5 साल का पीरियड है वो खत्म हो गया। तो हम कहेंगे कि जो मरकरी की दशा है दैट विल बी ऑपरेटिव ओनली टिल दिस पीरियड व्हिच इज अबाउट 12 years, लेस देन 12 years एक्चुअली। तो अब जो क्वेश्चन, जो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये तो पता लग गया हमें कि जन्म के समय जो भी प्लैनेट की दशा ऑपरेट होगी वो कितने टाइम के लिए ऑपरेट होगी। ये जरूरी नहीं है कि वो दशा पूरी हो, वो दशा नॉर्मली जो है पूरे पीरियड से कम होती है, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है कभी भी नक्षत्र की शुरुआत में नहीं होता, नक्षत्र के बीच में होता है। तो प्रोपोर्शनेटली हम लोग देख लेते हैं कितना पीरियड बचा हुआ है। अब जहां तक सब पीरियड का सवाल है, जैसे अभी आपने देखा इस हॉरोस्कोप में, यहां देखा आपने, तो मून की महादशा में जो पीरियड होंगे, पहला मून का ही होगा। तो ये मून हुआ, फिर मून मार्स हुआ, फिर मून राहु हुआ, फिर जुपिटर हुआ, फिर सैटर्न हुआ, फिर मरकरी हुआ, फिर केतु हुआ। तो ये जो ऊपर के पीरियड थे शुरुआत वाले वो निकल चुके हैं, और जो लास्ट में जो बचे ये सन का एक ही पीरियड बचा हुआ है, मून में सन का पीरियड।
वो सिर्फ ये 2-2.5 महीने के लिए होगा। तो ये हम कहेंगे कि जन्म के बाद इसका जो मेन पीरियड मून का होगा और उसमें एक ही सब पीरियड जो है वो शी विल हैव टू अंडरगो, और बाकी सब पीरियड ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ऑलरेडी निकल चुके हैं जन्म के समय। और इसके बाद पूरी पूरी दशाएं शुरू होंगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जो भी दशा होगी वो पूरे पीरियड के लिए होगी। तो इस तरह से हम बैलेंस ऑफ विंशोत्तरी दशा निकालते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्चुअली। सर बोलिए। डेट के बारे में और बताओ, जैसे जैसे डेट लिखी हुई है तो उस डेट तक वो दशा होगी और फिर अगली दशा उससे अगली डेट से शुरू होगी। हाँ, जैसे एक दशा खत्म हुई अगली दशा शुरू हो जाएगी अगले दिन से। अच्छा अच्छा, ठीक। जैसे आपने देखा कि शुरू से लेते हैं, मार्च का पीरियड है या इससे पहले भी ले लो, 14/4/93 कोई पीरियड खत्म हुआ जी। और उसके बाद फिर जो है 14/4/93 से ये पीरियड शुरू हो गया मार्च का, और ये पूरा 7 साल चलेगा, तो 14/4/2000 तक चलेगा। फिर तो फिर 14/4 एक की, डेट कॉमन होगी ना सर? हाँ जी, एक डेट कॉमन हो गई ना सर? हाँ, कॉमन मीन्स कि एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, कॉमन तो होगी। अच्छा जैसे हम तिथि कहते हैं कि आज के दिन दोनों तिथि पड़ेंगी, एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, तो इसलिए हम उसी तिथि से काउंट करते हैं। ठीक। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। और प्रत्यंतर दशा कैलकुलेट करने का, जैसे अभी निराकार जी कह रहे थे कि हम क्या करते हैं कि तीनों के पीरियड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेन पीरियड, सब पीरियड और सब पीरियड, और उसको डिवाइड करते हैं 120 इंटू 120, 120 इंटू 120, जिसका भी हमें सब पीरियड निकालना है, जो भी सब पीरियड है, जो भी मेन पीरियड है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसको हम 120 इंटू 120 से डिवाइड करते हैं, एंड दैट गिव्स द सब पीरियड इन नंबर ऑफ ईयर्स। अब क्योंकि सब पीरियड आपने देखा बहुत छोटा होता है, एक साल का तो होता नहीं, एक्चुअली मंथ्स का होता है, तो इसको हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और दशा सिस्टम में एक चीज और भी है, वो भी ध्यान रखना है कि हम कैलकुलेशन के लिए मंथ को 30 दिन का मानते हैं, 30 डेज का, और ईयर इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज 360 डेज जस्ट फॉर दिस कैलकुलेशन पर्पस। तो हम क्या करते हैं कि इसको 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो जो सब पीरियड होगा वो नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा, तो जब हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला विल बी मेन पीरियड, सब पीरियड डिवाइडेड बाय 40। जब 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 3 360 एंड 1 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 40, सो वी गेट 40। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करें जैसे मान लीजिए कि वीनस का मेन पीरियड है, सन का सब पीरियड है और जुपिटर का सब पीरियड है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि वीनस की महादशा में सन की अंतर्दशा और जुपिटर की जो प्रत्यंतर दशा है वो कितनी होगी। तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो वीनस इज हाउ मच, 20 years, 24 सन इज 6 years. years, and 16 जुपिटर इज 16 years। 16 ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, तो कितना आएगा, 48 days। 7 में 12 okay. 48 डेज आया ना, जी 48 डेज। हाँ, तो हम कहेंगे 1 month and 18 days का पीरियड हो गया कि जुपिटर की जो प्रत्यंतर दशा है, सन की अंतरदशा और वीनस की महादशा में 1 महीना 18 दिन की होगी।
48 डेज की होगी। तो इस तरह से हम जो है ये सब पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में है, या जो भी आप ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन हुई की होती है, रेडीमेड टेबल्स या रेडी रिकनर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बट अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो कोई फिर प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप उसमें से देख सकते हैं। और हर सॉफ्टवेयर में दशा और अंतर्दशा जैसे हमने देखा अभी, वो ऑलरेडी कैलकुलेट होती है। ठीक है यहाँ तक। तो ये दशा है विंशोत्तरी दशा, जिसको कि हम यूज करेंगे। हम इसका मेन पीरियड निकालेंगे, सब पीरियड निकालेंगे, सब पीरियड निकालेंगे। रिजल्ट्स का जहां तक सवाल है वो या तो मेन पीरियड लॉर्ड का होगा या सब पीरियड लॉर्ड का होगा। किसका होगा? जो भी प्लैनेट स्ट्रॉन्गर होगा उस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में उसका होगा। और जो सब पीरियड है दैट विल ओनली हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रिजल्ट्स। बट रिजल्ट्स का कोई सब पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता। अब जो दशा का हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, वो भी हम कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हमें मालूम होने चाहिए कि हम इनको इंटरप्रिटेशन इसका कैसे करते हैं। जब भी किसी प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो उसके रिजल्ट हमें किस तरह से मिलते हैं। तो पहली चीज तो ये कहा कि जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, नेचुरल शुभ ग्रह जो होते हैं, सौम्य ग्रह जो होते हैं, जैसे आपने देखा कि जुपिटर है, वीनस है, या वेल एसोसिएटेड मरकरी है, या मून है जिसका साइज आधे से ज्यादा है। तो जब उनकी दशा ऑपरेट होती है तो नॉर्मल कोर्स में जो रिजल्ट मिलते हैं वो अच्छे ही मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी का जुपिटर का पीरियड चल रहा है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, भले वो कितना खराब भी हो फिर भी इतने खराब रिजल्ट नहीं होते उसके, अच्छे ही होते हैं। कम अच्छे तो हो सकते हैं, कम अच्छे ज्यादा अच्छे, बट नॉर्मली जो है रिजल्ट्स होते हैं फेवरेबल होते हैं। ऐसे ही जब कोई मेलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट की, तो भले ही उसके रिजल्ट अच्छे भी हों लेकिन साथ में परेशानियां भी बहुत होती हैं। तो जैसे किसी की शनि की दशा ऑपरेट हो रही है, किसी की राहु की दशा ऑपरेट हो रही है, किसी की मंगल की दशा ऑपरेट हो रही है, भले ही वो प्लैनेट का प्लेसमेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन साथ साथ जो है वो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नहीं मिलते, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है। शनि जितना भी अच्छा होगा, जितना भी स्ट्रांग होगा, हो सकता है आपको स्टेटस बहुत अच्छा दे दे, लेकिन जो प्रॉब्लम होंगी उसमें कम नहीं करेगा, प्रॉब्लम बढ़ाएगा एक्चुअली। जितना भी जो शनि स्ट्रांग होगा उतनी ही प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो ये कहा कि अगर कोई प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक है, उसकी जब दशा ऑपरेट होती है तो नॉर्मल केस में रिजल्ट उसके फेवरेबली होते हैं, और अगर नेचुरल मेलिफिक की प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो उसके रिजल्ट नॉर्मल केस में अनफेवरेबल ही होते हैं। फिर कहा कि जो लग्न का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, और हमने देखा भी था कि जो लग्न का लॉर्ड है दैट इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, वो हमेशा एक फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट या शुभ रिजल्ट देने वाला ही होता है। तो इसलिए जब भी लॉर्ड ऑफ असेंडेंट की दशा ऑपरेट होती है या लग्न के लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है, उस टाइम आपको फेवरेबल रिजल्ट से मिलते हैं, शुभ रिजल्ट ही उसके आपको मिलते हैं। ऐसे ही जो ट्राइन है दूसरे 5th and 9th हाउसेस, तो उनके लॉर्ड की दशा भी जब ऑपरेट होती है, अगर कोई 5th हाउस का लॉर्ड है प्लैनेट या 9th हाउस का लॉर्ड है कोई प्लैनेट, तो जब उनकी भी दशा ऑपरेट होगी, भले ही वो प्लैनेट बेनिफिक हो या मेलिफिक। ट्राइन के अंदर खास बात यह है कि जो ट्राइन के लॉर्ड होते हैं वो हमेशा शुभ ही होते हैं, भले ही वो प्लैनेट शुभ हो या अशुभ हो। ट्राइन मतलब फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड्स नॉर्मली जो है वो फेवरेबल रिजल्ट ही देते हैं, भले ही वो प्लैनेट बेनिफिक हो या मेलिफिक। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ट्राइन के लॉर्ड की दशा ऑपरेट हो रही है तो उस केस में आप भी सोच सकते हैं कि रिजल्ट जो उसके मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। तो ट्राइन के लॉर्ड महादशा में तो यस अच्छे रिजल्ट देंगे,
Yeah. Antardasha mein, how do we compare them with No, the... I told you that Dasha results will be either of the main period or the sub period. So it means operating planet will be one only, not two planets. जैसे मैंने I told you just now कि suppose this person is running the period of Jupiter and Saturn. Let's say this person is running the period of इसको हटा देते हैं ये Jupiter and Saturn, right? So result will be either of Jupiter or of Saturn, not of both the planets. So in this case, we just now saw that Saturn is stronger than Jupiter. So the person will get the result of Saturn. So Saturn is the operating dasha now. In this sub period, the Saturn is the operating dasha because we are getting the result of Saturn. So now we have to see the position of Saturn, whether Saturn is the lord of trine or not, right? So here if you see, Saturn is not the lord of trine here. Saturn is not the lord of trine. Saturn is not the lord of ascendant also. So naturally, what we are saying, if it was the lord of trine, then automatically we could have expected that results will be favorable. But now we have to see the other position. So that we will do after, but this is not the lord of trine house. So what I meant to say that out of these two, only one planet is operating, not both the planets. Which one is operating, which is stronger than the other planet? So there is no question of main and the sub period because the results we are getting is only of one planet, not of both the planets. I hope it's clear now. Yeah. And sir, what about Mercury? मरकरी का रिजल्ट कैसे रहेगा? वो जिसके साथ एसोसिएट है उसका रिजल्ट देगा। हाँ, मरकरी के बारे में हम लोगों ने कहा था कि मरकरी इज अ चाइल्ड, डजंट हैव इट्स ओन नेचर। तो डिपेंड करता है कि उसकी संगति कैसी है, उसको किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। अगर शुभ प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो मरकरी एक्ट्स एज ए बेनिफिक प्लैनेट, और अगर अशुभ प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो मरकरी एक्ट्स एज ए मैलेफिक प्लैनेट। बट अगर किसी भी प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है, मान लीजिए कि ना कोई प्लैनेट साथ में है ना कोई उसको देख रहा है, तो इट विल एक्ट एज ए न्यूट्रल प्लैनेट, फिर उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, न्यूट्रल प्लैनेट हो जाएगा जी। तो मरकरी के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उसके साथ किन प्लैनेट का एसोसिएशन। सर इसका मतलब जो मरकरी है उसका जो टोटल दशा होगी वो ऐसे ही डाउन उस पे चलेगी, अप डाउन नहीं आएगा उसमें? नहीं, अगर मतलब अप डाउन क्यों आएगा, मैंने कहा कि किन प्लैनेट का एसोसिएशन। जैसे कोई भी हम हॉरोस्कोप देखें, अगर सर मरकरी के साथ जुपिटर और सन का प्लेसमेंट है, लेट अस सी एनी हॉरोस्कोप। सर कैन यू प्लीज ओपन अ पर्टिकुलर हॉरोस्कोप? एक मिनट, क्या चीज? एक पर्टिकुलर डेट डालेंगे सर आप क्या प्लीज? हाँ बोलिए। दिस इज 31 मई 1989। टाइमिंग इज 4:15 AM। बर्थ प्लेस इज मुजफ्फरनगर। ये हो गया। Yes sir. This is the horoscope and now you see the position of Mercury here. Mercury कहाँ पर है? Second house में सर। Second house में placed. तो क्या कहेंगे हम इसको? Sir, it is associated with Sun and Jupiter and it is in the house of Venus because 2 number Rashi is the Lord is Venus here. अब देखिए, नहीं अस्त नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि सन की डिग्री कितनी है? 15 डिग्री है सर। 15 डिग्री है। हाँ। और मरकरी का कितना है? 5 डिग्री। मरकरी की 5 डिग्री है सर। 5 डिग्री है, तो डिफरेंस इज 10 डिग्री। सो 10 डिग्री वी डोंट कॉल मरकरी एज ए कंबस्ट एक्चुअली। हम मरकरी को कंबस्ट नहीं कहेंगे इस केस में।
बट यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मरकरी हियर? रेट्रो सर, रेट्रो सर, रेट्रोग्रेड। हाँ, मरकरी इज रेट्रोग्रेड एंड नहीं, व्हाट शी इज कंसर्न्ड इज कि मरकरी का यहाँ पर एसोसिएशन शुभ प्लैनेट के साथ है या अशुभ प्लैनेट के साथ है, हम उसको क्या कहेंगे कि ये नेचुरल बेनिफिक है या मेलिफिक है, ये है पॉइंट एक्चुअली। Yes. सर And जुपिटर, सर जुपिटर का साथ है तो ऑब्वियसली बेनिफिक है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अभी जो सब पीरियड चल रहा है वो वीनस में मरकरी का चल रहा है, तो उसमें ये क्या रिजल्ट दे रहा है? हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि मरकरी को आप क्या कहेंगे, ये बेनिफिक कहेंगे या मेलिफिक, या मैं कहूंगा कि इसके ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव? शुभ ग्रहों का पर प्रभाव। एक शुभ हो गया, एक अशुभ हो गया। जुपिटर इज मेलेफिक एंड सन इज मेलेफिक। देखिए, जब हम कोई भी प्लैनेट का हम देखते हैं, जैसे अपने अभी योग की बात की थी सन और मून की, तो हम खाली उसी के साथ नहीं देखते, इधर उधर भी देखते हैं कि अगर किसी प्लैनेट के इधर उधर भी अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो हम कहते हैं कि वो प्लैनेट इज हैम्ड बिटवीन मेलिफिक्स, पाप कत्री योग हम उसको बोलते हैं, एंड दैट बिकम्स रियली ए बैड प्लैनेट, कि जब अगर दोनों तरफ भी अगर मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, दोनों तरफ भी अगर, तो यहाँ पर मरकरी के साथ सन है और जुपिटर है, ठीक है। राहु इज हैविंग एन एस्पेक्ट ऑन दिस। यस, इस तरफ जो है हम कहेंगे कि इसके जो सेकंड हाउस पर मार्स का भी, मार्स तो है ही है, राहु का भी एस्पेक्ट है, और किसका एस्पेक्ट है? सैटर्न का भी एस्पेक्ट है कि सर राहु फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ? फोर्थ हाउस का एस्पेक्ट होगा 1 2 3 4 5th 9th and 10th, so 5th aspect is on this house. Saturn is also having an aspect on this house, ठीक है। तो तीनों जो मेलिफिक प्लैनेट है, एक वीनस है और 3 मेलिफिक प्लैनेट है जिनका की एसोसिएशन जो है इससे सेकंड हाउस में हो रहा है। केतु कहाँ पर एस्पेक्ट कर रहा है? केतु का 9th हाउस, 9th aspect is here. 9th house aspect is here. It means all malefic planets, एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है मेलिफिक जिसका की एसोसिएशन मरकरी के साथ ना हो। अड़ोसी पड़ोसी सारे के सारे जो है वो मेलिफिक है। बेनिफिक जरूर है जुपिटर वीनस, और सैटर्न का भी एस्पेक्ट, हाँ, बट मेलिफिक इतने सारे हैं, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल, या जो एक अगर हम असेसमेंट करेंगे कि जो बेसिक जो एसोसिएशन है दैट इज विद द मेलिफिक प्लैनेट, नॉट विद द बेनिफिक प्लैनेट्स। मेलिफिक सारे हैं, एक भी प्लैनेट तो ऐसा नहीं है जिसका कि एसोसिएशन ना हो मरकरी के साथ, एक भी प्लैनेट नहीं है ऐसा, और समहाउ सारे मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो रहा है, सारे मेलिफिक प्लैनेट का। तो इसको हम शुभ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि मरकरी जो है एफ्लिक्टेड है यहाँ पर। तो ये अपने पीरियड में थोड़ा सा रिजल्ट निगेटिव ही देगा। नेगेटिव, हाँ, राइट सर। अच्छा, फिर त्रिष्टा है उसकी बात। हाँ जी सर, किसका एक पर्सन है, उसका केतु जो है असेंडेंट लॉर्ड है और उसका केतु महादशा आया तो पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत ही बुरी हाल था उसका। केतु लॉर्ड असेंडेंट कैसे हो जाएगा? केतु को तो मान ही नहीं रहे ना, किसी हाउस का लॉर्ड होता है। नहीं, वो केतु लग्न में ही है। केतु लग्न में है तो क्या होगा? तो उसका महादशा में तो सर रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्यों लेकिन अच्छा जब होना उसका चाहिए? देखिए, हम लोगों ने इतने बार डिस्कस किया है कि जो केतु है, दिस इज ए नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। Rahu is a materialistic planet. Rahu is having a capability to give you everything, but Ketu cannot give. It's not at all a materialistic planet. केतु की दशा में हम लोग कुछ भी जो मटेरियल गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, केतु कहीं भी प्लेस्ड हो उसका नेचर ही नहीं है देने का कुछ भी जो है, तो इसीलिए कहा कि राहु इज ए गिवर एंड केतु इज ए टेकर। तो लग्न में बैठ के तो आपका ध्यान जो है बिल्कुल आपसे विरक्ति पैदा कराएगा और मटेरियल गेन कुछ देगा नहीं।
नेचर है उस प्लैनेट का, नेचर है ही नहीं। बाकी प्लैनेट तो मटेरियल गेन दे सकते हैं, लेकिन केतु का नेचर ही नहीं है, देने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। इट कैन ओनली गिव यू द स्पिरिचुअल गेन्स। आप अगर धर्म ध्यान में लगते हैं तो आपको शांति मिलेगी, और अगर धर्म ध्यान में नहीं लगते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कुछ शादी हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला केतु की दशा में। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज बाय द नेचर ऑफ दैट प्लैनेट। फिर हमने कहा कि त्रिशडाई हाउसेस, त्रिशडाई हाउसेस हमने कहा था कि 3rd, 6th एंड 11th हाउसेस होते हैं, जो कि लग्न से जो त्रिक हाउस होते हैं 6, 8, 12 होते हैं, और जो बाकी केंद्र से जो त्रिक हाउस होते हैं वो त्रिशडाई हाउस हम बोलते हैं, 3rd, 6th एंड 11th हाउसेस। और ये हमने कहा कि नेगेटिव हाउसेस होते हैं, नेगेटिव हाउसेस। तो इसलिए जब त्रिशडाई हाउस के लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है, त्रिशडाई हाउस के लॉर्ड की, भले ही वो प्लैनेट मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, कैसा भी हो, उसके रिजल्ट आपको फेवरेबल नहीं मिलते हैं, उसके रिजल्ट आपको फेवरेबल नहीं मिलेंगे। और ये भी सर पार्डन सर, हाँ जी, जैसे जैसे 3rd हाउस है, 3rd हाउस लॉर्ड का मतलब है 3rd हाउस में जो भी प्लैनेट है उसका जो लॉर्ड का जब उसकी दशा ऑपरेट होगी, ये मतलब है ना? नहीं, 3rd हाउस में जो साइन है, राशि है जो, अच्छा, 3rd हाउस में जो राशि है, जैसे यहाँ पर 3rd हाउस ये है, तो मरकरी की दशा है, इसका लॉर्ड मरकरी है, 3rd हाउस का लॉर्ड मरकरी है। 6th हाउस ये भी त्रिशडाई हाउस है, इसका भी लॉर्ड मरकरी है। तो अभी जैसे हमने देखा कि 2 त्रिशडाई हाउसेस के लॉर्ड की भी दशा ऑपरेट हो रही है, तो ये व्हाट वी मेंट इज कि ये जब इनके लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है तो वो फेवरेबल नहीं होती। प्लैनेट कैसा भी हो, लेकिन जो दशा ऑपरेट होगी वो फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि इसका भी लॉर्ड मरकरी है और इसका भी लॉर्ड मरकरी है। जी जी जी। तो इसलिए ये दशा जो है वो फेवरेबल नहीं होगी। हमें देखना है कि उस हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का लॉर्ड क्या है। जी जी, बस अब क्लियर हुआ है जी। फिर हम लोगों ने कहा था कि त्रिक हाउसेस, त्रिक हाउसेस, और त्रिक हाउसेस 6, 8, 12 है, 6, 8, 12। तो उनकी भी जब दशा ऑपरेट होती है, प्लैनेट कैसा भी हो, बेनिफिक हो, मैलेफिक हो, उसके भी रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलते हैं जब त्रिक हाउस के लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है। जैसे यहाँ पर अभी देखा आपने कि जो 6th हाउस है वो त्रिक हाउस भी है, त्रिशडाई हाउस भी है, और मरकरी उसका भी लॉर्ड। ठीक, तो त्रिक हाउस के लॉर्ड की भी दशा जो है वो फेवरेबल नहीं होती। और त्रिक हाउस में हमने कहा था कि सबसे जो खराब हाउस है त्रिक हाउस में, वो कौन सा हाउस है? त्रिक हाउस का जब हम 8th हाउस, 8th हाउस है, या 8th इज द वर्स्ट हाउस। त्रिक हाउसेस में 8th इज द वर्स्ट हाउस। तो नॉर्मली जब त्रिक हाउस के लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है तो फेवरेबल नहीं होता, और खास तौर से अगर 8th हाउस के लॉर्ड की दशा है तो बहुत खराब होती है, उसके रिजल्ट आपको कभी अच्छे नहीं मिलते एक्चुअली, वो हमेशा मैलेफिक की रिजल्ट मिलते हैं, बशर्ते कि वो उसका ट्राइन हाउस का लॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लैनेट है जो लग्न का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है, कोई प्लैनेट है जो 8th हाउस का भी लॉर्ड है, 9th हाउस का भी लॉर्ड है, तब तो पोजीशन दूसरी है। बट अगर ट्राइन हाउस का लॉर्ड नहीं है, खाली 8th हाउस का लॉर्ड है कोई भी प्लैनेट, तो उसकी जब दशा ऑपरेट होगी तो उसमें भी जो है बहुत अनफेवरेबल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हमने कहा कि जो 2nd और 11th हाउसेस होते हैं वो न्यूट्रल हाउसेस होते हैं। 2nd हाउस और 11th हाउस न्यूट्रल हाउस होते हैं। तो जब उनके लॉर्ड की दशा ऑपरेट होती है, 2nd और 11th हाउस न्यूट्रल हाउसेस हैं, उनकी जब लॉर्ड की दशा ऑपरेट होगी तो हमें दूसरा हाउस देखना है कि उस प्लैनेट का दूसरा हाउस कौन सा है, उसका दूसरा हाउस कौन सा है। तो रिजल्ट आपको दूसरे हाउस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ना कि 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बट क्योंकि सन और मून
एक ही साइन के लॉर्ड होते हैं, तो समहाउ अगर 4 या 5 साइन पड़ता है सेकंड हाउस और 11th हाउस में, इसका मतलब उसका लॉर्ड या तो सन हो या मून हो, तो दूसरा हाउस तो कोई है नहीं उसका, दूसरी राशि तो है नहीं, तो ऐसे केस में सन और मून के जो रिजल्ट्स होते हैं, इफ दे आर द लॉर्ड ऑफ सेकंड एंड 11th हाउसेस, द रिजल्ट्स बिकम द न्यूट्रल रिजल्ट्स ऑफ दोस प्लैनेट्स। फिर ये कहा कि जो मान लीजिए कि मेन पीरियड और सब पीरियड दोनों ही मैलिफिक हैं, सैटर्न में राहु का पीरियड चल रहा है, या सन में सैटर्न का पीरियड चल रहा है, सन में मार्स का पीरियड चल रहा है, मार्स में सैटर्न का पीरियड चल रहा है, तो अगर जब मेन पीरियड और सब पीरियड दोनों ही मैलिफिक होते हैं, मेन पीरियड और सब पीरियड जब दोनों ही मैलिफिक होते हैं, तो उनकी दशा जो है वो फेवरेबल नहीं होती है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मेन पीरियड और सब पीरियड, जैसे मान लीजिए किसी का सैटर्न का मेन पीरियड चल रहा है और राहु का सब पीरियड चल रहा है, तो इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन कैसी भी हो हॉरोस्कोप में, बट क्योंकि दोनों मैलिफिक हैं, तो ये जो अंतरदशा होगी वो नेचुरली खराब होगी, अच्छी नहीं हो सकती। जब भी मेन पीरियड लॉर्ड और सब पीरियड लॉर्ड दोनों के दोनों मैलिफिक हो जाते हैं, तब भी वो दशाएं वो ठीक नहीं होती हैं। दूसरा, हमें मेन और सब पीरियड का आपस में रिलेशन भी देखना है, मेन और सब पीरियड प्लैनेट का आपस में रिलेशन भी देखना है। जैसे कि यहां हमने कहा कि लेट अस से वीनस में मरकरी का पीरियड चल रहा है, वीनस में मरकरी का पीरियड चल रहा है, तो वीनस यहाँ पर है और मरकरी ये है, तो आपस में क्या रिलेशन है इन दोनों का, म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपस में पोजीशन वाइज क्या रिलेशनशिप हुई। मरकरी से वीनस काउंट करें कितना आएगा, 2 आएगा, और वीनस से मरकरी काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो इसको हम बोलते हैं द रिलेशनशिप इज 212, रिलेशनशिप इज 212, कि आपस में जो दो प्लैनेट हैं उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है 212 है। अगर हम कहें कि सैटर्न और सन, सैटर्न और सन इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होगी, 7 काउंट करिए, सैटर्न से सन आपस में किस तरह से रिलेटेड है। अब सैटर्न से सन काउंट करिए कितना आएगा, 2 2 4 2 6 6 आएगा, और सन से सैटर्न काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 8 6 8 तो 8 आएगा। हाँ, तो हम कहेंगे रिलेशनशिप इज 6 8, रिलेशनशिप इज 6 8। तो ये जितने भी जो हमारे 12 राशियां हैं, या ये जो इनके जो आपस में रिलेशनशिप हो सकती है वो 7 तरह की हो सकती है, या 1:1, जैसे हम कहेंगे मार्स और वीनस का रिलेशनशिप 1:1 है, दोनों इकट्ठा है, आप कहीं से भी काउंट कर लिए एक ही आएगा। दूसरा 7:7, हम कहेंगे मार्स और सैटर्न का जो रिलेशनशिप है 7:7, मार्स से आप सैटर्न काउंट करिए, सैटर्न से मार्स काउंट करिए, 7:7 आएगा। तीसरा आपने देखा 6:8, जैसे सैटर्न और सन का देखा भी आपने, यहाँ से काउंट करेंगे 6 आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे 8 आएगा जी। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज 6:8। देन नेक्स्ट इज 5:9, जैसे राहु और हम कहें वीनस, यहाँ से राहु से वीनस काउंट करेंगे तो 5 आएगा, और वीनस से राहु काउंट करेंगे तो 9 आएगा, तो दिस रिलेशनशिप इज 5:9। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी 4:10, 4:10, जैसे मान लो राहु और सन का रिलेशनशिप देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे 4 आएगा, और सन से ही काउंट करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, 4:10। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज 3:11, जैसे मून और सन का रिलेशनशिप देखिए, 3:11, मून से सन काउंट किया 3 आया, और सन से मून काउंट किया 11 आया, तो दिस रिलेशनशिप इज 3:11। एंड लास्टली 2:12,
जैसे अभी आपने देखा मरकरी और वीनस का, कि मरकरी से वीनस काउंट करेंगे 2 आएगा और वीनस से मरकरी काउंट करेंगे तो 12 आएगा. 12. So these 7 types of relationship is possible between the 2 planets. 1:1, 7:7, 6:8, 5:9, 4:10, 3:11 and 2:12. तो ये 7 तरह की रिलेशनशिप पॉसिबल होती हैं. और 7 में से जो 2 रिलेशनशिप हैं 2:12 and 6:8, 2:12 and 6:8, they are not considered good actually. 2:12 and 6:8 इनको खराब माना गया और बाकी रिलेशनशिप ठीक है. तो जब भी महादशा और अंतरदशा लॉर्ड का रिलेशनशिप, महादशा और अंतरदशा लॉर्ड का रिलेशनशिप या तो 2:12 हो या 6:8 हो. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मरकरी और वीनस में मरकरी का पीरियड चल रहा है, इनकी जो रिलेशनशिप है 2:12 है. So that's why this dasha is not favorable. This dasha is not favorable क्योंकि महादशा और अंतरदशा लॉर्ड का जो रिलेशनशिप है वो 2:12 है. ऐसे ही अगर हाँ, This is the fact, sir, because he is in abroad today and he is hospitalized there. तो उनको सर्जरी बता दी है अभी. क्या हुआ, क्या बात है? सडनली स्टमक एक हुआ तो वो अपेंडिक्स का दर्द बताया गया है अभी वहाँ. तो अब आज उनकी सर्जरी होनी है अभी वहाँ. माय गॉड. अच्छा. हाँ जी. So that's why this dasha is not good actually. तो ये जो आपस में जब 2:12 की दशा होती है तो ये अच्छी नहीं होती एक्चुअली. और वैसे भी त्रिष्टा है, उसका लॉर्ड है ये मरकरी, इसका भी लॉर्ड है, इसका भी लॉर्ड है. तो ये रिलेशनशिप भी हमें देखनी है कि दशा और अंतरदशा में इस टाइप का कोई रिलेशनशिप तो नहीं है. 2:12 हो या 6:8 हो तो वो दशा अच्छी नहीं मानी गई. दूसरा ये भी कहा कि अगर सैटर्न 4th दशा होती है, सैटर्न अगर 4th दशा होती है, मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपकी दशा मंगल से मार्च से शुरू हुई, ठीक है. मार्च के बाद राहु आएगा, राहु के बाद जुपिटर आएगा, और जुपिटर के बाद सैटर्न. तो सैटर्न 4th दशा हो गई जी. सैटर्न 4th दशा हो गई. तो ये भी कहा लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में कि जो अगर सैटर्न की 4th दशा होती है तो वो भी अच्छी नहीं मानी गई. वो भी कहते हैं कि उसके रिजल्ट, सैटर्न का प्लेसमेंट कैसा भी हो, बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं कि अगर सैटर्न 4th दशा होती है. फिर कहा कि अगर मार्स और राहु दे आर द 5th पीरियड. मार्स या राहु अगर 5th पीरियड होते हैं, वो कैसे पीरियड होंगे? मार्स या राहु. मार्स 5th पीरियड कब होगा? अगर दशा मान लीजिए आपकी केतु से शुरू हुई, केतु का 1st पीरियड है, तो केतु के बाद केतु के बाद वीनस, देन सन, देन मून, देन मार्स, तो 5वीं दशा हो गई. तो अगर किसी का भी लाइफ अगर केतु के पीरियड से शुरू हो रही है तो इसका मतलब जो मार्स की दशा होगी वो ठीक नहीं होगी. ऐसे ही अगर राहु भी अगर 5th पीरियड है तभी भी जो राहु का पीरियड है वो ठीक नहीं होता एक्चुअली. तो इस तरह से हम दशाओं को एनालाइज करते हैं कि जो भी दशा ऑपरेट होती है कि उसके रिजल्ट हमें किस तरह से मिलेंगे. वो हम इन सब तरीकों से, इन सारे प्रिंसिपल के ऊपर जो है हम एक कोशिश करते हैं कि किस टाइप के रिजल्ट हमें मिलेंगे एक पर्टिकुलर दशा अंतरदशा. तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट dasha system. So now in case you have any questions. तो जो आपने रिलेशनशिप
बताया 1:1, 7:7, या उसमें पहला प्लेनेट वो कैसे लिया, एंटी क्लॉकवाइज लेना है पहला या फिर किस तरह से नहीं, लेना है? मैं बताता हूँ आपको। हमने ये देखा, मान लीजिए सैटर्न और सन में हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। वी आर मूविंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज इन दिस सिस्टम, ठीक है। तो वो वही सिस्टम रहेगा, मूव हम ऐसे ही करेंगे। और देख भी रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 राशियां भी जो है इस तरह से बढ़ रही है। तो सैटर्न और सन का हमें रिलेशनशिप देखना है। तो हमने सैटर्न से सन काउंट किया, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम कहेंगे सैटर्न से सन का जो प्लेसमेंट है 6th पोजीशन में है, ठीक है। और अगर सन से हम सैटर्न काउंट करेंगे तो सन से 7th पोजीशन ये होती है, ये 8th पोजीशन हो गई। तो म्यूचुअल जो रिलेशनशिप हुआ that is 6:8. 6:8. These two planets are placed in the 6-8 mutual position in the horoscope. इस तरह से हम इसको देखते हैं। सर 6 और 8 जो है इसको डेंजरस माना जाता है। You're not audible actually. There's some problem with the net actually. सर जैसे ही अभी हमने पर्टिकुलर आपने यहाँ पर हॉरोस्कोप देखी है, तो अभी इनका जैसे कि जो पीरियड चल रहा है वो मरकरी का ज्यादा खराब है, और अभी उसमें सब पीरियड केतु का आया है। तो उनको जो जैसे जो अपनी पूजा वगैरह करनी है, किसी डाइटी की करनी है, तो उनको मरकरी के लिए देखना चाहिए? नहीं, मैंने कहा कि रिजल्ट्स का प्रत्यंतर दशा से कोई मतलब नहीं होता। ओके। तो रिजल्ट आपको या तो वीनस का मिलेगा या मरकरी का मिलेगा, और किसी केतु जो सब पीरियड है उनके रिजल्ट्स नहीं होते। तो नेचुरली मरकरी का मान लीजिए रिजल्ट मिल रहा है आपको, और मरकरी का रिजल्ट बहुत अच्छा मान लीजिए नहीं है या प्रॉब्लम हो रही है। और मरकरी हमारी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सब जो चीजें हैं वही प्रॉब्लम होती है, हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता है एक्चुअली में। तो स्किन की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम है, आप कम्युनिकेशन का भी कारक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते ढंग से, या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ पर प्लेसमेंट है, किस साइन में प्लेसमेंट है, उससे भी कनेक्टेड हम देख सकते हैं। तो रिजल्ट का मतलब प्रत्यंतर दशा से कोई लेना देना नहीं। तो रिजल्ट प्रत्यंतर दशा पे डिपेंड नहीं करेंगे। रिजल्ट तो प्रत्यंतर दशा तो ये बताएगा कि अगर मान लो रिजल्ट खराब मिल रहे हैं तो कब खराब मिलेंगे। ओके। या तो यहाँ बेसिकली उनको मरकरी को अपनी ज्यादा ठीक करना, बस मरकरी का उपाय करना चाहिए। जितना ज्यादा मरकरी का उपाय करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो केतु ने यहाँ कुछ नहीं किया सर? नहीं। ओके, राइट सर, थैंक यू। दीपक जी आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर, आज मजा आ गया क्लास में, एक्सीलेंट क्लास है आज। तो अभी तो याद करेंगे तब पूछूंगा, लेकिन आज की क्लास वास्तव में बढ़िया थी, इम्पोर्टेंट क्लास। थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी। अभी तो हम लोगों ने बहुत बेसिक किया है। तो सर जी सर आप तो गुणों का भंडार है, जितना भी देंगे पता नहीं हम रिसीव करने के काबिल भी हैं या नहीं। नहीं, आप सब लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो और इस एज में भी आपने इतना इंटरेस्ट लिया तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। इट्स अ वेरी बिग साइंस। सर जो बाकी रहा महादशा का, तो सर वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लास में सर थोड़ा दोबारा उसको अगर बता दीजिए तो। नहीं, क्या क्लियर नहीं हुआ? आपका थोड़ा आवाज ठीक नहीं आ रही, आप दोबारा बोलिए। सर जो महादशा में कोई जन्म हुआ तो उसका जैसे आप बताए कि नक्षत्र से दिखा जाता है कितना बाकी रहा। बैलेंस दशा जो है, बैलेंस दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे मान लीजिए ये पीरियड है, लेट अस से कि यहाँ पर बर्थ हुआ, एज 89 में बर्थ हुआ,
ठीक है। और जो मून का लॉर्ड है, रेवती नक्षत्र है, उसका लॉर्ड मरकरी है। ठीक है, तो मरकरी की दशा ऑपरेट होगी जन्म के समय, मरकरी की दशा ऑपरेट होगी। अब अगर जन्म नक्षत्र के शुरू में होता, 0 डिग्री पर होता, जहां से नक्षत्र शुरू हो रहा है, तो हम कहते हैं कि मरकरी का 17 इयर्स का पीरियड होगा पूरा का पूरा जो है। बट आप ये देख रहे हैं कि मरकरी का जो मून का नक्षत्र है सेकंड पद में है, इसका मतलब कुछ डिग्री उसकी निकल चुकी हैं, कुछ डिग्री निकल चुकी हैं। तो हमें ये देखना है कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट को 17 इयर्स मान लें, अगर मान लीजिए कि 13 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 17 इयर्स, और मान लीजिए कि आधा नक्षत्र निकलता 6 डिग्री 40 मिनट का नक्षत्र निकलता मान लीजिए, तो हम कहते हैं कि 17 इयर्स में से आधा पीरियड जा चुका है, आधा पीरियड बाकी बचा हुआ है। 8.5 years have gone and 8.5 years is balance actually। तो इसी तरह से जो बैलेंस डिग्री ऑफ नक्षत्र है, जो बैलेंस डिग्री ऑफ नक्षत्र है, उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम ये मान सकते हैं, जान सकते हैं कि आउट ऑफ 17 इयर्स उसका कितना पीरियड बाकी है, कितना पीरियड जा चुका है। एंड वी आर कंसर्न ओनली विद द बाकी पीरियड, वी आर नॉट कंसर्न विद व्हाटएवर इट हैज गॉन एक्चुअली। तो जो बाकी पीरियड है उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, जैसे मैंने कहा कि 13 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 17 इयर्स, तो उसमें से आप देख लीजिए कि कितनी डिग्री जा चुकी हैं और कितनी डिग्री बाकी बची हुई हैं, और जो डिग्री बाकी बची हुई हैं उसके प्रोपोर्शनेटली आप कैलकुलेट कर लीजिए 17 साल में से कितना पीरियड बाकी बचेगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये इसमें से कुछ पीरियड चला जा चुका है और कुछ पीरियड बाकी है। तो 17 इयर्स में से आप देखिए 89 to 98, मतलब 9 साल की दशा बाकी बची हुई है। 8 साल निकल चुके हैं आधा पीरियड और 9 साल की दशा बाकी बची हुई है। और इस जो मेन पीरियड होता है, इसमें सब पीरियड पहला जो मरकरी का ही होता है। तो मरकरी 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 केतु, मरकरी वीनस, मरकरी सन, ये सब जा चुके हैं। अब बचा मरकरी मून, मार्स, राहु, जुपिटर और सैटर्न। तो ये ऊपर वाले पीरियड जो शुरू में होते हैं वो निकल चुके हैं। तो ही हैज टू अंडरगो स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ, पहला मरकरी में मून का सब पीरियड, फिर मार्स का सब पीरियड, फिर राहु का सब पीरियड, फिर जुपिटर का, फिर सैटर्न का। और जो ऊपर वाले पीरियड थे वो निकल चुके हैं, मरकरी, केतु, वीनस, सन, ये 4 सब पीरियड निकल चुके हैं। सर जी, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि किस दशा में की अंतर दशा में क्या रिजल्ट मिलेंगे, किसके कॉम्बिनेशन से। नहीं, अब तो आपको पता लग गया, आपको प्लैनेट की पोजीशन पता है, किस हाउस के लॉर्ड हैं, और जिस हाउस के भी लॉर्ड हैं जहाँ बैठे हुए हैं उन्हीं के रिजल्ट देंगे, उन्हीं से संबंधित आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा जी। चलिए, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। सर आपके पास कौन सा है ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें एक ऊपर डाला और सारा आ गया? एक डालो, एक डेट डाली आपने और बेर्थ और प्लेस डाला और सारा आ गया आपके इसमें। तो सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ही हैं, उसमें सिर्फ आपको डेट और टाइम ही डालना है। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो, और एक सॉफ्टवेयर है ये जगन्नाथ होरा, वी कॉल इट जगन्नाथ होरा, you can download free of cost actually आप इंटरनेट से उसको, and that is also a good software। जगन्नाथ होरा, जगन्नाथ होरा, HORA, होरा, HORA, ठीक है सर। तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, मिच्छामि दुक्कडम सर। हाँ, आपको भी सबको मिच्छामि दुक्कडम जो है सर, एक होमवर्क। हाँ, यू वांट होमवर्क? तो ऐसा करिए कि आप अपनी अपनी जो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ आप ये निकालिए कि जन्म के समय जो है कौन सी दशा ऑपरेट हो रही थी और उसका कितना पीरियड बाकी था, और उस बाकी पीरियड में किस किस सब पीरियड, कौन कौन सा सब पीरियड बाकी बचा हुआ था, कौन कौन सा सब पीरियड बाकी बचा हुआ था। और इसके अलावा जो इस समय दशा चल रही है, इस समय जो पीरियड ऑपरेट हो रहा है, उसमें आपको रिजल्ट किस तरह के मिलेंगे,
क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इस समय जो करंट पीरियड चल रहा है। तो वो देखिए, ट्राई करिए उसका जो है। और हम एक एक करके कभी जो लास्ट में टाइम मिलेगा तो वो एक एक करके डिस्कस भी कर सकते हैं क्लास में ही जो है। या चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.